नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस खानविलकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा निलंबित 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द करते हुए जो तल्ख टिप्पणी की है, क्या उस आधार पर यह माना जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बर्खास्त होने लायक है क्या? सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, टीसी कुमार की खंडपीठ ने 12 विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है जो प्रस्ताव पारित किया गया है विधानसभा में वह असंवैधानिक, काफी हद तक अवैध और तर्कहीन है। तो क्या यह मान लिया जाए कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की महाविकास सरकार को बर्खास्त करने के बारे में सोच रही है? ऐसा माना जाए क्या? क्योंकि इस तरह की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने की जो शर्तें हैं उन संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। जो संविधान के अनुच्छेद 356 में राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए जो हथियार दिया गया केंद्र सरकार को, उसमें यह प्रमुख मुद्दा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने 12 विधायकों के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया है तो निश्चित है कि इस बारे में तर्क कुतर्क बढ़ेंगे। लोग इस पर चर्चा करेंगे कि जब राज्य विधानसभा असंवैधानिक फैसले ले रही है तो उसे बने रहने का अधिकार है क्या? इस पर जोर से बहस शुरू हो गया है। आपको पता ही है, सर्वोच्च न्यायालय ने उन 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया है जिन्हें मानसून सत्र पिछले साल 1 साल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा ने निलंबित किया था। अदालत ने कहा है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र को 6 महीने से अधिक रिक्त नहीं रखा जा सकता। यह जब प्रावधान है, यह नियम है। यदि विधायकों को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है तो 6 महीने से अधिक उस निर्वाचन क्षेत्र को कैसे बिना विधायक के रखा जाएगा? अर्थात या तो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव हो अथवा निलंबन 6 महीने से कम का हो, जिससे कि उस क्षेत्र की जनता पर अन्याय न हो। एक बात। दूसरा, कोई भी विधायक 6 महीने तक यदि विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेता तो उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये भी एक तर्क है। दूसरा, 6 महीने तक किसी विधानसभा क्षेत्र को बिना उसके विधायक के, बिना उसके निर्वाचित प्रतिनिधि के रखा नहीं जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह आदेश, यह फैसला असंवैधानिक है। तो और इतना ही नहीं, एक सत्र भर ही किसी विधायक को उसकी गलती के लिए निलंबित किया जा सकता है। 59 डेज से अधिक कदापि नहीं, किसी भी शर्त पर नहीं, ये संविधान की अवहेलना होगा। इस तरह से टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। आपको पता है कि 6 जुलाई को तत्कालीन पीठासीन अध्यक्ष ने, विधानसभा के पीठासीन अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के उन 12 विधायकों को निलंबित कर दिया था जिन पर भास्कर जाधव का आरोप था कि वो स्पीकर के पास पहुंच करके, पीठ के पास पहुंच करके माइक छीने, असभ्यवर्तन किए। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष की केबिन में भास्कर जाधव जो बैठे थे तो वहां जाकर उनके साथ गाली गलौज किया, मारपीट की कोशिश की। इन बातों को, इन सब मुद्दों को विधानसभा के फ्लोर पे ला करके भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी के रूप में ही बयान दिए थे, इन सारे मुद्दों को प्रस्तुत किए थे। देखिए, पीड़ित व्यक्ति कौन था जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ? वो थे तत्कालीन पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव। विधान भवन में, विधानसभा के सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर विधान भवन परिसर में उपाध्यक्ष केबिन में उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ वो अनुचित है, ये सब मान रहे हैं। तो उनके साथ गलत व्यवहार कहाँ हुआ? विधानसभा के अंदर माइक छीनना या राजदंड लेके भागना, यह अनुचित मान रहे हो, यह अनुचित है भी। परिसर में अर्थात उपाध्यक्ष केबिन में उनके साथ बदतमीजियां हुई
ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और पीड़ित व्यक्ति वही हैं। न्यायाधीश कुर्सी पर बैठकर विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है या किसी भी सभा का अध्यक्ष होता है वह उस समय का न्यायाधीश होता है। तो उन्होंने न्यायाधीश के रूप में भी भूमिका निभाई और अपनी फरियाद विधानसभा के अंदर सुनाई, अपना कष्ट सुनाया। वही पीड़ित थे, वही न्यायाधीश थे और वही फैसला सुना दिए। बस भले ही सरकार की ओर से अनिल परब ने 1 साल के लिए निलंबन का प्रस्ताव लाया और समूची विधानसभा ने, समूची स्तर पर केवल सत्तारूढ़ दल से है, विपक्ष हंगामा करता रहा, विपक्ष विरोध करता रहा, ने सहमति दिखाई और फैसला सुनाया न्यायाधीश के रूप में विधानसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठे, कुर्सी पर बैठे भास्कर जाधव। वही जांच एजेंसी, वही फैसला सुनाने वाला जज। इस तरह से उनका यह कदम उस समय भी राज्य की जनता को अच्छा नहीं लगा था। और सीधा सीधा 1 साल के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, सत्र भर के लिए निलंबन तो ठीक था। यह एक्चुअल गणित अलग था। ये विधानसभा ने जो कदम उठाया था वो विधान परिषद के 12 सदस्यों के रिक्त जगह के लिए कदम था। विधान परिषद के 12 सदस्य जिन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं वह रिक्त पड़ा हुआ है। कैबिनेट ने उन 12 नामों को राज्यपाल के पास भेजा, लेकिन राज्यपाल उनमें जो कमियां हैं, खामियां हैं वो दिखाते हुए वापस भेज दिया। इस तरह से लगभग लंबे समय से राज्यपाल और सरकार के बीच में वाद विवाद, संघर्ष चल रहा है। तो 12 की संख्या पर ध्यान दीजिए। 12 विधायकों का नाम वहाँ प्रलंबित है, तो 12 विधानसभा के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। यह 12 के चक्कर में सरकार का 12 बज गया। अब सरकार 12 कैसे बजा है? सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार का 12 बजा दिया गया। उद्धव ठाकरे सरकार का 12 बज चुका है सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के हिसाब से। मुद्दा यह है कि यह सरकार वो 12 पर ही क्यों अटकी। वैसे विधानसभा के फ्लोर पर एक बहस के दौरान नारायण राणे के सुपुत्र ने जब आदित्य ठाकरे पर म्याऊं म्याऊं कहा था, उस दौरान तीखी बहस हुई विधानसभा के फ्लोर पर। उस समय उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री बीमार हैं, घर में हैं, तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार लगभग मुख्यमंत्री रूप में कार्य करते दिखे। उन्होंने जब अपना निवेदन पेश किया तो उन्होंने बताया कि विधायकों को संयम पर बरतना चाहिए, विधायकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, नए नए विधायकों को। उस समय उन्होंने पीठ से अर्थात चेयर की तरफ संबोधित करते हुए कहा, किसी को आप दंडित करें तो 1 दिन के लिए करें या 2-4 घंटे के लिए करें या 2-4 दिन के लिए करें, लेकिन उन्होंने उस आदेश का, उस फैसले का मखौल उड़ाते हुए कहा कि किसी को साल भर के लिए 12 महीने के निलंबित न करें। इसका समर्थन विधानसभा में विपक्षी नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किया। अजीत पवार भी मान रहे हैं कि साल भर का निलंबन अवैध है। आपको याद है राज्यसभा में भी गलतियां हुई थी जिनको लेकर के विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया, लेकिन वो केवल सत्र भर के लिए किया गया, इससे अधिक समय के लिए नहीं। तो ये जो 12 विधायकों का निलंबन है, जिनके नाम हैं आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अभिमन्यु पवार, अतुल भातखलकर, नारायण कुचे, संजय कुटे, पराग आलवनी, राम सातपुते, हरीश पिंपले, जयकुमार रावल, योगेश सागर, कीर्ति कुमार बगाड़िया, ये अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक यह विधान भवन में जाने के अधिकारी हो गए हैं। लेकिन भास्कर जाधव अभी भी अड़ंगा लगाते दिख रहे हैं। लेकिन अनिल परब अर्थात संसदीय कार्य मंत्री अभी भी अड़ंगा लगाते दिख रहे हैं। इतना नहीं, मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक भी इसमें अलग कुतर्क कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की से खार खाए बैठे शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता सांसद संजय राउत तो ऐसी भयानक टिप्पणी कर रहे हैं जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। जयंत पाटिल भी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री भी हैं, वो इस आदेश का तर्क अलग ढंग से दे रहे हैं। अगर नवाब मलिक की बात समझें, भास्कर जाधव की बात समझने की कोशिश करें, ये कह रहे हैं कि विधान परिसर, विधानसभा ही नहीं विधान भवन परिसर, यह विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा परिषद के उप सभापति के कार्यक्षेत्र में आता है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा विधान भवन है? तो देखा जाए तो विधानसभा सार्वभौम है, विधानसभा से ऊपर कोई नहीं है। विधानसभा को उतना अधिकार है कि वो
संविधान का उल्लंघन किए बिना जो फैसला सुनाए उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सच है। संविधान में विधानसभा को, विधान परिषद को सार्वभौम कहा गया है, मतलब इनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन विधानसभा, विधान परिषद ऐसा कोई कानून बना दे जो संविधान का उल्लंघन करता हो, जो राज्य की जनता या किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, तो सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण अधिकार है तो हस्तक्षेप करे, क्योंकि जनता का अधिकार, व्यक्ति का अधिकार का संरक्षण करने का काम न्यायपालिका का है। और इस मामले में जो सीधे सीधे 12 महीने के लिए निलंबन हुआ है, वह उन 12 विधायकों के ऊपर अन्याय तो हुआ ही हुआ है, साथ ही उन 12 निर्वाचन क्षेत्रों की लाखों जनता, जिन कुल मिला के 1 करोड़ से अधिक जनता का भी अधिकार छीना गया है, उनको उनके विधायक से वंचित किया गया है, उनको उनके विधायक के कामकाज को रोका गया है, जो विधायक उन जनता के लिए, अपने निर्वाचित जनता के लिए विधानसभा में आवाज उठाता। तो यह केवल 12 विधायकों पर अन्याय नहीं है, 12 निर्वाचन क्षेत्र, उनके सारे निर्वाचन के सारे रहिवासियों, सारे मतदाताओं पर अन्याय है। यही तर्क सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। अब आई बात इस पर कि क्या विधानसभा के ये जो नेता लोग विधानसभा के अधिकार को लेकर तर्क उतर्क कर रहे हैं, क्या इनको सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार है? तो वकीलों के मुताबिक इन्हें कदापि अधिकार नहीं, इन्हें नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, वो उससे ऊपरी बेंच के पास अपील कर सकते हैं, लेकिन 3 जजों की खंडपीठ है, इसके ऊपर जाएंगे तो चीफ जस्टिस को ही इसमें कुछ दखल देना पड़ेगा। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि फैसला इनके फेवर में आएगा। जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं नेतागण शिवसेना के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, यह इनके लिए घातक हो सकता है। यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि असंवैधानिक काम तो कर चुके हैं जो 12 महीने के लिए 12 विधायकों को निलंबित किए हैं। दूसरा, अब जो सर्वोच्च अदालत खिलाफ बोल रहे हैं वह इनके लिए भी घातक हो सकता है। अगर कोई PIL दाखिल कर दे, अगर कोई अदालत दरवाजा खटखटाए, तो निश्चित है सर्वोच्च न्यायालय के अपमान का मुद्दा बनेगा, उसके तहत कठोर कार्रवाई हो सकती है। मामला एकदम स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार अब भाजपा से टकराते टकराते सर्वोच्च न्यायालय से भी टकराने के मूड में दिख रही है। भास्कर जाधव का अहंकार सामने आ रहा है। भास्कर जाधव जिस तरह से अहंकार में बयान सर्वोच्च न्यायालय की अदालत के बाद दे रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि वो ऐसी चाबी भर रहे हैं सरकार को कि वो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ संघर्ष करे, संघर्ष में उतरे। वैसे सबसे बड़े चतुर चाणक्य शरद पवार जी, कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस सरकार के जनक शरद पवार जी हैं, उनकी कोई टिप्पणी इस पर नहीं आई है। एक बात और, जो ये महाविकास आघाड़ी सरकार के लोग चिल्लपों कर रहे हैं, उसको लेकर के एक चर्चा जोरों से चल रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के जनक असली में तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। अगर सर्वोच्च न्यायालय देवेंद्र फडणवीस के वो भोर वाले शपथ ग्रहण वाले मुद्दे में हस्तक्षेप न करता तो शायद आज यह सरकार बनती ही नहीं थी। आपको याद होगा कि जब 2.5 दिन के गणपति जिसे बोलते हैं शिवसेना वाले, जब ये देवेंद्र फडणवीस भोर में राजभवन जाकर के अपने मित्र अजीत पवार के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे, तो इसके बाद राज्यपाल के शपथ दिलवाने के फैसले के खिलाफ यही तीनों पार्टियां, राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना, सर्वोच्च अदालत गई थी, सर्वोच्च न्यायालय के दरबार में माथा पटकने गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। उस समय राज्यपाल एक लंबी अवधि दिए थे बहुमत सिद्ध करने के लिए। राज्यपाल के पास अजीत पवार राष्ट्रवादी के सारे विधायकों की सूची लाकर दिए थे, भाजपा की सूची देवेंद्र फडणवीस दिए थे। दोनों में आकर के उनका स्पष्ट बहुमत हो रहा था, बहुमत से ज़्यादा संख्या हो रही थी। इस आधार पर राज्यपाल ने विश्वास किया और उन्हें शपथ दिलवाई। ये संवैधानिक मुद्दा है, राज्यपाल के सामने आंकड़ा था। ये लोग चले गए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने जो अवधि राज्यपाल ने दिया था बहुमत सिद्ध करने की, उसे कम कर दिया और फ्लोर पर, अर्थात विधानसभा के फ्लोर पर सबको ओपन मतदान करने का आदेश दे दिया, जिससे जो गणित था, अगर उस दिन भी गुप्त मतदान कराया गया होता तो भी देवेंद्र फडणवीस सरकार बहुमत पा जाती, क्योंकि कांग्रेस
और राष्ट्रवादी के लगभग बहुत जो नाराज लोग हैं वो क्रॉस वोटिंग करते। गुप्त मतदान में कोई जांच तो हो नहीं सकती, जांच होगी भी तो कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए उस समय भी अगर गुप्त मतदान हुआ होता, सर्वोच्च न्यायालय ने अघाड़ी अर्थात जो महाविकास अघाड़ी बनी है इसके पक्ष में फैसला दिया होता तो निश्चित रूप से यह सरकार बनती नहीं थी। आश्चर्य हो रहा है कि जिस जनक ने, जिस पिता ने, जिस गार्जियन ने इन्हें पैदा किया, इस सरकार को बनने के लिए आधार तैयार किया, अब उसी के फैसले पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस माँ ने बच्चे को पैदा किया, बच्चा अगर बड़ा हो गलती करे तो क्या उसे कान उमेटने का अधिकार माँ को नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर इनके पक्ष में फैसला आया उस समय तो सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार कर रहे थे। आज इनके खिलाफ फैसला जा रहा है तो कमेंट कर रहे हैं संजय राउत जैसे लोग कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ही पार्टी के फेवर में जाता है। अब वो उस पार्टी से तात्पर्य भाजपा कह रहे हैं। ये भूल गए हैं कि जब इनके फेवर में फैसला आया था तब ये गदगद थे, वाहवाही ओम जय जगदीश हरे कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर के। आज उल्टा बोल रहे हैं। यह अगर कोई अवमानना का केस किया इनके लिए घातक हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह असंवैधानिक फैसला था। तो जब असंवैधानिक है, महाराष्ट्र सरकार की वह कार्रवाई, वह आदेश, वो फैसला असंवैधानिक है, तो संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि ऐसे में सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान के स्पष्ट उल्लंघन का मामला है, स्पष्ट उल्लंघन है, कोर्ट कह रहा है। तो क्या वाकई में केंद्र सरकार, भाजपा एनडीए नीति केंद्र सरकार महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को बर्खास्त करने के बारे में सोच रही है? इस बारे में जब नेशनल न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से संवाद स्थापित किया, उनका स्पष्ट कहना है कि भाजपा सरकार बर्खास्त करने के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि यह पाप अपने ऊपर ले, वह चाहती है कि यह अघाड़ी सरकार अपने अंतर्कलह से, अपने कुकर्मों से खत्म हो जाए। वह पाप भाजपा अपने सर पर नहीं लेना चाहती। मतलब भाजपा स्वयं आगे बढ़ करके इस सरकार को बर्खास्त नहीं करेगी, यह स्पष्ट हो गया है प्रेम शुक्ला के शब्दों में। वैसे भी 2.5 साल सरकार चल चुकी है लगभग, तो अगर भाजपा को बर्खास्त करना होता तो बहुत सारे ऐसे मौके, बहुत सारी जगहों पर असंवैधानिक काम यह सरकार की है, लेकिन उसे नहीं करना है। उसका एक कारण और भी है, वो यह है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को भाजपा के आज के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी बहुत सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम में ठाकरे शब्द जुड़ा है, ये बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, तो वो किसी भी हालत में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिसमें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की छवि को धक्का पहुंचे। तो ये भी एक कारण है कि मोदी जी का जो निजी संबंध था बाला साहब से, या बाला साहब ठाकरे का जो मोदी को आशीर्वाद देने वाला स्वरूप था, रूप था, उसे वो मोदी जी भूले नहीं हैं। और पता नहीं उद्धव ठाकरे कैसे भूल गए, क्योंकि वैसे उद्धव ठाकरे जी को पूरा विश्वास है कि उनका मोदी से बहुत ही मधुर रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है। वो देखिए दिल्ली मिलने भी गए थे, उन्होंने कहा भी था कि पार्टी के अलावा, पार्टी से बाहर ये हमारे निजी संबंध है। सच है। तो यही कारण भी है कि ये सरकार असंवैधानिक, संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अर्थात केंद्र सरकार बर्खास्त करने के पक्ष में नहीं दिख रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे पर हम जो भी वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। एक बात और, अपना मत आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।